भारत में गांधी मजबूरी भी है और मजबूती भी। एक तबका है जो गांधी को मजबूरी और कमजोरी बताकर धिक्कारने की कोशिश कर रहा है, वहीं व्यापक जनमानस आज भी गांधी को महान नेता, दूरदर्शी और विश्व शांति के लिए अहम मानता है। सत्य, प्रेम, अहिंसा, सत्याग्रह ये गांधी जी के हथियार थे और सारा आमूलचूल परिवर्तन और देश की आज़ादी इन्हीं विचारों के चलते हासिल हो गई। इस बात पर ना तो सहमति तब थी ना अब है, लेकिन गांधी गांधी है और आज की राजनीति में भी गांधी को छोड़कर चर्चा नहीं होती है। गांधी बाजारवाद, उपभोक्तावादी संस्कृति और मशीनी सभ्यता की खिलाफत करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सीधे तौर पर पूंजीवाद का विरोध नहीं किया और ना ही उन्होंने समाजवाद का समर्थन किया। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी अस्पृश्यता का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने जाति का विरोध नहीं किया, वर्ण का विरोध नहीं किया। आज की जो चर्चा परिचर्चा है वो यही है कि गांधी के मूलभूत सिद्धांत और भारतीय राजनीति। इस परिचर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं प्रेरणा अंशु के कार्यकारी संपादक पलाश विश्वास जी, संजय सिंह सिरनेत जी और जेवी सिंह साहब, जो मूलतः सिद्धांत गांधी जी के हैं। वो क्या सिद्धांत आप देखते हैं और वो आज की राजनीति से उनको किस तरीके से जोड़ते हैं? मेरा विचार है कि गांधी जी जिस तरह की विचारधारा के थे वो मजबूरी को भी मजबूती बना लेते हैं, या आज की राजनीति वर्तमान की जब असहाय सी हो जाती है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो लगता है गांधी हमारी मजबूरी, आखिर हम क्यों ना उस मजबूरी को यहाँ प्रयोग करें। नहीं सीधे सीधे ये जो भारतीय जनमानस में आप देखते होंगे, आम आदमी भी कह रहा होता है, कभी दिक्कत में है, परेशानी में, संकट में है, बोले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, मैंने इस तरीके के जो मुहावरे हैं, इस तरीके की चीजें समाज में जो पैदा कर दी जाती हैं, आखिर ये चीजें कहाँ से आती है? नहीं, आपकी बात सही है कि उसको व्यंग में कहा जाता है। मैंने गांधी जी के दर्शन के अनुसार कहा, राष्ट्र की राजनीति की नहीं, विश्व की राजनीति की मजबूरी है वो। गांधी जी का सोचना था चर्चा विस्तृत रूप से होनी चाहिए। वो जैसे कहते थे कि आप किसी पापी से घृणा मत करिए, उसके पाप से घृणा करिए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। संजय सर, एक और बात वो कहते हैं कि कोई एक गाल पर आपके तमाचा मारता है तो आप दूसरा गाल उसकी ओर को बढ़ा दीजिए। आज के संदर्भ में ये बात कहाँ तक सही साबित होती है? उनका जो मूल बिंदु था वो था कि अगर एक गाल पे तमाचा मार दिया गया है तो ऐसी स्थिति पर सामने वाले के सामने दूसरा गाल दे करके अगर हम वह तमाचा मारता है तो हम दुख सहन करने की क्षमता को बढ़ाएं, जिससे उसके अंदर हृदय परिवर्तन होगा और हृदय परिवर्तन के बाद वह उसमें अपने में अंतर लाएगा और उस स्थिति पर सामने वाला भी अच्छे विचारों से जुड़ जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर इस मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान दें तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी की जो राजनीति है वो कहाँ से शुरू होती है, कौन सा दर्शन उसके पीछे काम कर रहा होता है और वो भारतीय राजनीति में तब और अब कहाँ आकर टिकता है? गांधी की विचारधारा कोई नहीं है, जैसे मार्क्स की विचार है, माओ की विचार है, जो भी समाजवादी विचारधारा है। गांधी अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है। गांधी जी खुद कहा करते थे कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है, ना उनका कोई दर्शन है, आइडियोलॉजी है। गांधी की एक राजनीति थी और उनके राजनीतिक कार्यक्रम थे और उनकी राजनीति करने का एक विशिष्ट तरीका था। तो इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, आस्तिक व्यक्ति थे, जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, जो मनुस्मृति का विरोध नहीं करते थे, और इसके अलावा वो उनकी जितने कार्यक्रम वो धर्म और नैतिकता के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। जैसे सत्य, प्रेम और अहिंसा, वो कहा करते थे सत्य ही ईश्वर है। फिर ये कहा करते थे साधन और साध्य की बात, जो आपका लक्ष्य है अगर वह पवित्र है तो उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। गांधी जो थे वो धार्मिक व्यक्ति थे और धार्मिक चीजों को ही आधार बनाकर उन्होंने व्यापक जनमानस को अपने नेतृत्व में और अपने पीछे खड़ा कर लिया। इस बात से संजय सर आप कितना सहमत हैं? गांधी सिद्धांत का जो मूल आधार है वह उनकी धर्म के प्रति आस्तिकता और ईश्वर के प्रति लगाव है। वो राजनीति को भी धर्म से ही जोड़ते थे और धर्म से जब जोड़ते थे तो ईश्वर के बारे में उनका एक स्पष्ट मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। धर्म को लेकर उनका विचार और सर्वधर्म समभाव की जो बात, जो विचार उन्होंने समाज में फैलाने की जो कोशिश की,
तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? राम राज्य की कल्पना से उन्होंने अपने देश को सोचा था कि हमारा गांव जो है वो आत्मनिर्भर होगा। और उस दौर में भी सर 47 में इतना बड़ा धर्म के आधार पर ही तो विभाजन हो गया, इतनी बड़ी मारकाट हो गई, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और गांधी मौजूद थे। तो गांधी का विचार अगर उस समय प्रासंगिक होता तो शायद इस घटनाक्रम से और 10 लाख लोगों की शहादत से बच सकते थे। आप गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म का पालन करते थे वो, और उन्होंने बड़ा प्रयास किया उसको लेके। उनके ऊपर इतिहासकारों ने बड़ा आरोप भी लगाया जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी के विचार में और गांधी की जीवन शैली में सारी चीजों में शिक्षक और शिक्षा वो कहाँ था, किस पायदान पे था, कितना उन्होंने उस पर जोर दिया, और आज का जो शिक्षा का पूरा ढांचा है गांधी के विचार वहाँ क्या सपोर्ट करते हैं कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं? गांधी जी महसूस करते थे कि व्यक्ति का जन्म किसी उद्देश्य पर कार्य के लिए हुआ है, और ऐसी स्थिति में वो निश्चित तौर पर ज्ञान को शिक्षा का सिर्फ एक मात्र बिंदु नहीं मानते थे, वो चरित्र और आचरण को शिक्षा का एक नया पहलू या विशेष पहलू मानते थे। इसी संदर्भ में आत्मा का शुद्धिकरण सत्य से और सामाजिक सरोकार का जो है शुद्धिकरण जो होता है वो अहिंसा से, और साथ में जो आर्थिक जो पहलू है उसका अस्तेय से संबंध है। पलाश जी, नारा आता है सत्य प्रेम अहिंसा, इसमें समानता और न्याय का उल्लेख नहीं हो पाता है। गांधी जी क्या इस नारे को कंप्लीट कर पाए, पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, और जो हर चीज अहिंसक तरीके से आ जाएगी वो समान रूप से जाएगी और न्यायिक होगी, इस बात की गारंटी उनके विचारों में नहीं हो पाई। गांधी जी अपने सिद्धांत आदर्श के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर थे जी, किसी की नहीं सुनते थे। जब उन्होंने चौरी चौरा सत्याग्रह के बाद सत्याग्रह वापस लिया, उनका प्रबल विरोध हुआ और कई मुद्दों पर तो कांग्रेस का विभाजन भी हुआ उनके सिद्धांतों के कारण। गांधी अडिग रहे, तो उनके जो कार्यक्रम है, उनके सिद्धांतों में ये जो कंट्राडिक्शन है, ये धार्मिक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि धर्म जो हिंदू धर्म की वो बात करते हैं, हिंदू धर्म में समानता की बात उस ढंग से नहीं है। जो मनुस्मृति में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, तो यहाँ से अंबेडकर के साथ उनका सीधा टकराव हुआ। लेकिन अस्पृश्यता के खिलाफ तो पूरी मुहिम चलाते हैं ना। जाति उन्मूलन के खिलाफ, जाति उन्मूलन जो सबसे बड़ा विचार था, जाति को खत्म कर देना चाहिए अंबेडकर का, तो इससे सहमत नहीं थे। फिर अछूतों को स्वतंत्र मताधिकार देने का मामला जब आया तो उस पर गांधी अंबेडकर में बहुत विरोध हुआ और इसको लेकर विवाद हुआ। तो स्वतंत्रता और न्याय की बात गांधी ने कभी अलग से नहीं की। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो समाहित कर लेगा, तो धार्मिक ढंग से गांधी जी सोचते थे। हमारी सामाजिक संरचना भी थी, क्या वो धर्म की बेड़ियों से, जाति की संकीर्णताओं से और वर्ण व्यवस्था से बाहर थी, जो गांधी जी उससे बाहर जा पाते? अगर गांधी जी उन चीजों को छोड़ते तो क्या व्यापक जो जन समर्थन को, जन समुदाय को उन्होंने एक सैलाब के रूप में बदल दिया, क्या सिंह साहब संभव था वो? देखिए, गांधी जी की जो विचारधारा थी, मैंने कहा ना, प्रायोगिक थी। तत्कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था की स्थिति थी उससे टकराएं या अंग्रेजों से टकराएं, विषय ये था जी। उस व्यवस्था में उन्होंने छुआछूत को लेके बहुत बड़ा काम किया और उसका प्रभाव भी भारत में आया, और अंबेडकर से टकराव निश्चित था। अंबेडकर का लक्ष्य जो था वो भारतीय वर्ण व्यवस्था से टकराने का था, गांधी जी का लक्ष्य था अंग्रेजों से टकराने का। यहाँ थोड़ा था उनका विरोधाभास। जब वो स्वयं कहते थे कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था है ये, इसीलिए उन्होंने छुआछूत के बारे में और सर्वोदय की जब उन्होंने बात करी तो यही बात करी, जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा हुआ है उसका उदय कैसे होगा, यानी सबका उदय कैसे, सर्वोदय कैसे होगा। सर्वोदय की बात कर रहे हैं सर। सर्वोदय के तहत खादी का प्रयोग करना था, लघु और मझले छोटे उद्योगों का प्रयोग करना था। इस चीज का वो प्रवर्तक करते हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया कि सर्वोदय की बात होनी चाहिए। गांधी ने कभी पूंजीवाद का खुल के विरोध नहीं किया। सर जो है, जहाँ तक गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांतों की बात है, वो एक्चुअली में वो जो है रस्किन के जो है अनटू लास्ट से प्रभावित थे। जहाँ तक बात उनकी है कि टकराने वाली बात कही है, गांधी के सिद्धांतों में, गांधी के क्रियाकलापों में कभी भी वे किसी से टकराए नहीं है। वे हमेशा अपनी बात पर अड़े रहे हैं। व्रत और उपवास, ये जो दो महत्वपूर्ण प्रयोग उनके थे, और भारतीय राजनीति में खासतौर पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत बार उन्होंने ये प्रयोग किया। हर जगह वो व्रत करते थे, उपवास करते थे। किसी से नाराजगी भी व्यक्त करनी है तो नहीं बोलना है, मौन व्रत ले लेना है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं पलाश?
जैसे समाजवाद है, ये ईश्वर का निषेध करता है। ईश्वर नहीं मानता समाजवाद, समाजवादी सिद्धांत में। पूंजीवाद का जो विरोध करते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन गांधी जी धार्मिक थे, वो जो ईश्वर की व्यवस्था, जो धर्म की व्यवस्था, उसको बनाए रखना चाहते थे। और ये बहुत जो अंतर्विरोध है, जो पूंजीवाद का उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन पूंजीवादी विकास का विरोध करते थे, मशीनीकरण का विरोध करते थे, उपभोक्तावाद का विरोध करते थे। और वो कहते थे बाजारवाद का भी विरोध, औद्योगिकरण का विरोध करते थे। लेकिन वो कहते थे पूंजीवादियों का हृदय परिवर्तन करके उनको ट्रस्टी बना दिया जाए, ट्रस्टशिप की बात करते थे। क्रांतिकारियों का गांधी ने कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन क्रांतिकारी उनका सम्मान करते थे। और क्रांतिकारियों ने भी अनशन किए, जैसे जतिन दास थे, बम बनाने में एक्सपर्ट थे, और उसी जतिन दास ने आपके 63 दिन तक अनशन किया। तो ये भी तो गांधी का ही था ना। व्रत, आंदोलन, उपवास, सत्याग्रह आगे बढ़ते हैं, और कहीं पर भी कोई छोटी घटना हुई तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। ये इतिहास में बार बार चीजें बड़े अलग अलग तरीके से निकल के आती है। किस तरीके से देखते हैं आप? जब कोई आंदोलन गांधी जी करते थे और वो आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो जाता, तो तमाम तरह के लोग जुड़ जाते थे जी। और एक ऐसा मोड़ आता था, जैसे सत्याग्रह का उदाहरण दिया जाता है कि सत्याग्रह आंदोलन जब चला और चौरी चौरा कांड हुआ, तो उन्होंने, गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। तमाम उस समय के तत्कालीन लोगों ने, इतिहासकारों ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया है कि गांधी जी बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, और जब आंदोलन जन सामान्य सर्वहारा वर्ग के हाथ में जाता था तो ये समझौता कर लेते थे। लेकिन ऐसा है नहीं। गांधी जी का कहना था अहिंसा किसी तरीके की हो, अपनों के लिए हो या परायों के लिए हो, वो हिंसा उस मार्ग पे गए, वहां आप अहिंसा से हट गए। मैं फिर उस आंदोलन को वापस ले लूंगा। दुश्मन के प्रति भी आपको उदार रहना, फिर तो आप हट गए ना। हार्ड मांस का पुतला है। आज भी 21वीं सदी में उस पुतले से इतना डर कि उसके पुतले के ऊपर गोली चला दी जाती है, और उसको जो मारने वाले हैं उनको महिमा मंडित किया जाता है। ये किस किस्म की राजनीति है? नहीं, यह भी एक धर्म की राजनीति गांधी करते थे, क्योंकि भारत की जो आम जनता थी, निरक्षर थी, अपढ़ थी, वो, और भारत की जनता धार्मिक है और आस्था के इतने समय के बाद गांधी के पुतले को गोली मार देना, जिस तरीके से गांधी के नाम पर हो रहा है, विडंबना यही है। जो ये कंट्राडिक्शन है ना, अतिवाद धर्म का भी होता है। जो धर्म की राजनीति की बात हम करते हैं, तो धर्म की राजनीति की बात सबसे पहले किसने की? गांधी ने की। राम को राजनीति में कौन लाए? गांधी लाए। राम राज्य की बात सबसे पहले किसने की? गांधी ने की। लेकिन गांधी जिस अहिंसा की बात करते थे, जिस सत्य और प्रेम की बात करते थे, जो विविधता और बहुलता की बात करते थे, जिस लोकतंत्र की बात करते थे, जिस विश्व बंधुत्व की बात करते थे, जिस कुटीर उद्योग और देशी उत्पादन प्रणाली की बात करते थे, उपभोक्तावाद के विरोध की बात करते थे, आज धर्म की राजनीति करने वाले क्या उसी सिद्धांत पर चलते हैं? गांधी क्या वास्तव में, क्योंकि आज भी हम उसी तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक हैं या ज्यादा उपयोगी हो गए लोगों के लिए, या भारतीय राजनीति को इतना प्रभावित करने लगे हैं कि आज भी उनके पुतले तक को गोलियों से उड़ा दिया जा रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि धर्म की राजनीति करना, इसमें कोई मुझे व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं लगता है। जो सिद्धांत गांधी जी लेके आए, कोई चुपके चोरी तो लाए नहीं। उन्होंने कहा खुल के, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूँ। वर्तमान जो प्रासंगिकता आप पूछ रहे हैं, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब से लेके हम धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़े। धर्मनिरपेक्षता शब्द वैसे हमारे संविधान में था नहीं, और देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो चुका था, लेकिन क्योंकि गांधी जी और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने को धर्मनिरपेक्ष रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। उसी के साथ साथ एक विचारधारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की सावरकर के साथ आगे बढ़ रही थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की जो राजनीति गांधी बनाम गोडसे आके कहीं ना कहीं ठहर गई है, तो वो जायज है? अब जब देश बटा ही दो चीजों में है, विचारधारा बटी ही दो चीजों में है, हिंसा और अहिंसा, जैसा मैंने कहा, युवा पीढ़ी। गांधी तो वही राम राज्य की बात कर रहे थे ना, वही धार्मिक राजनीति वो चला रहे थे, संचालित कर रहे थे, तो वहां कहाँ हिंदू महासभा या जो और तत्कालीन राजनीति थी, उससे कहाँ उनके कंट्राडिक्शन पैदा हुए? नहीं, गांधी जी का विरोध इसमें हुआ कि
वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू आपस में विवाद करें, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें रोक नहीं पाए और सफल हुआ, वो विभाजन हो गया। उसके बाद जब द्विराज सिद्धांत के समर्थक लोग थे, बाद आरएसएस के साथ थे या सावरकर साहब के साथ थे, और फिर बाद में उसी से भाजपा का निर्माण हुआ और भाजपा सत्ता में धर्म पे जिसे आप इंगित कर रहे हैं जी। भाजपा धर्म के नाम पे राजनीति करती है, बताती है। वो गांधी जी बताते थे। तो जब हम बता के राजनीति कर रहे हैं और हमें बहुमत मिल रहा है लोकतंत्र में, तो उसमें आप लोकतांत्रिक तरीके से बताइए लोगों को जाके कि भाई जो ये लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, धर्म के नाम पे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसमें कहाँ आपको विरोध, यदि स्वतंत्रता विचारों की रही नहीं गई, तो हम उनको लोकतांत्रिक रूप से सत्ता दे रहे हैं देश की, तो हमें क्या आपत्ति है भाई? चूंकि देश हमारा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की राजनीति या संप्रदाय विशेष की राजनीति आखिर कहाँ ले जाएगी मुल्क को? हम जब गांधी की धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, एक धार्मिक भावना से पूर्णतः से ओतप्रोत आदमी ही धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। धर्म का मतलब है कि राज्य को, राजा को चर्च से अलग करने की कंसेप्ट को पश्चिम से यहां ले आया गया और उसको धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ले गया और वह भारत की जन्मभूमि में जुड़ा हुआ है। गांधी जी का जो धर्मनिरपेक्ष का अपना पूरा एजेंडा था, और अभी जिस तरीके की राजनीति बिल्कुल धर्म और संप्रदाय पर आकर टिक गई है, ऐसे में गांधी को नकारने की जो कोशिशें हैं वो किस तरीके से हावी हो रही हैं और उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? बहुत संक्षिप्त। 1885 के बाद जो भी राजनीति हुई वो धर्म के नाम पर राजनीति हुई। गांधी खुद कहते थे कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके विपरीत जो क्रांतिकारी लोग थे वो ना हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ना मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो देश की आजादी और अखंड आजादी के लिए लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी ने भी तो धर्म का इस्तेमाल किया, वो भी मंदिरों में गई। आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग भी धर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी मंदिरों में, मस्जिदों में, हर कहीं जाते हैं। तो ये जो धर्म की राजनीति, आरोप सिर्फ बीजेपी के ऊपर, आरोप सिर्फ बीजेपी, ये पूरी की पूरी राजनीति जो धर्म के नाम पर चल रही है, ये जो विवाद चल रहा है, इसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, सारी पार्टियां जिम्मेदार। सारी पार्टी। आज जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, जो हिंसा और नफरत की जो राजनीति हो रही है, अब जो कॉरपोरेट राज में कॉरपोरेट भी इससे हिंसा और नफरत का फायदा मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए करता है। फिर भी गांधी को याद करना इसलिए जरूरी है कि गांधी जो भी इस देश में हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो, वह उसका जो सोर्स है, जो भारत की नियति के साथ जो साक्षात्कार है, उस नियति को तय करने वाले गांधी थे। जो मतलब सामाजिक समरसता को जो बढ़ावा देने वाले और सामाजिक चीजों को और पूरे देश को जोड़ने का जो काम किया वो गांधी ने किया। गांधी जी के विचार को किस तरीके से आज की बातचीत में आप समेटेंगे सर? धर्म में तो खैर विश्वास को, तर्क का कोई स्थान है ही नहीं है। तो जब धर्म की राजनीति आपने चर्चा करी, तो जहां धर्म को माध्यम बना के जब राजनीति की जाएगी तो फिर अंधभक्ति होगी, और अंधभक्ति अच्छी मानी जाती है भक्ति में। क्या लोकतंत्र में, बहुदलीय प्रणाली में किसी लगातार जीत रही पार्टी से कोई दूसरी पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर जीतती है तो उसको अंधभक्त घोषित कर देना कहाँ का न्याय है? संजय सर, आज की विपरीत परिस्थितियों में गांधी को क्यों कर कैसे बचाए रखने की जरूरत है? स्वतंत्र भारत के अंदर जो भी करवटें राजनीति ने बदली है जी, वो गांधी के बिना संभव नहीं हुई है। चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, ये सब के सब गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर ही चले हैं। और मुझे लगता है आने वाले 200 वर्षों तक गांधी जी के ही सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि गांधी जी के सिद्धांत का जो केंद्रीय बिंदु है वो हृदय है, और कोई भी आदमी किसी का आदमी को अपना हृदय नहीं दिखा सकता। इसलिए झूठ की संभावनाएं बहुत हैं, इसमें विरोधाभास हैं। जब हम विरोधाभास से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर एक रामराज्य की बात जो कर रहे हैं वो कर पाएंगे। पलाश जी, गांधी को गाली देकर क्या कोई आगे की रेखा हम खींच पाएंगे? मैं तो समझता हूँ गाली किसी को भी नहीं देना चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक नेता है, किसी को भी जो तर्क है और जो तथ्य है, इसके आधार पर आपको करना पड़ेगा, अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। अब विज्ञान विरोधी, प्रकृति विरोधी
यह चिंतन नहीं होना चाहिए। गांधी अभी भी बहुत व्यापक हैं और बहुत ही अनसुलझे भी हैं। उनको सुलझाना और समझना निश्चित तौर पर एक टेढ़ी खीर है। और जाते जाते यही है कि शांति का अपना कोई रास्ता नहीं होता, शांति सिर्फ शांति होती है। गांधी का ये मूल मंतव्य था और इसी को लेकर वो जिंदगी भर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। उनको जयंती पर सादर सशत नमन। आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।